नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम आपका अप्रैल माह में ले लिया जाएगा और लगभग आप निश्चित ही रहिए कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका यह एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले जो कुछ प्रीवियस पेपर हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। यह सवाल जो हमने लिया है बिहार उत्पाद दरोगा मुख्य परीक्षा जो 10/1/2021 को हुआ है उससे संबंधित सवाल है। इससे हमें यह फ़ायदा मिलेगा कि किस प्रकार के सवाल आते हैं यह हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस ढंग से देख रहे हैं बिहार उत्पाद दरोगा मुख्य परीक्षा और यह जो है हल प्रश्न पत्र 10/1/2021 स्मृति पर आधारित जो है हुआ है। तो आइए हम लोग अपने प्रथम सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल है वीवीपैट का विस्तारित रूप क्या है। तो दोस्तों, वीवीपैट का विस्तारित रूप जो होता है वह हमारा है बी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा और यही आपका आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा तीसरा सवाल है प्लासी के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि सबसे पहले बिहार का गवर्नर जनरल 1773 में जो बना था, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था उस समय वारेन हेस्टिंग्स था। तो उस समय तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। और भारत में जो गवर्नर जनरल की शुरुआत हुई है वह आप देखेंगे बहुत बाद में शुरुआत हुआ है, बहुत बाद में शुरुआत हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसा लग रहा है, लेकिन आंसर जो दिया गया है वह ए रॉबर्ट क्लाइव दिया गया है। जबकि दोस्तों हम देखें कि प्लासी का युद्ध हुआ है हमारा 1757 में और इस समय जो है लॉर्ड क्लाइव आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है यह एक सेनापति था जो इस युद्ध में लड़ा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब की हार हो गई थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी थी, जिसमें यह विजय भी हुआ था। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि प्लासी के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव तो नहीं था, इतना बात तय है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल की शुरुआत बहुत बाद में हुआ है। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल की बात अगर हम करेंगे तो भी जो है यह आपका जो है अगर देखेंगे तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होते हुए भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो इसे ध्यान में रखेंगे। हमारा तीसरा सवाल है युविका प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो दोस्तों, युविका प्रोग्राम आपका इसरो से संबंधित है। अगर हम ये 4 नंबर के सवाल को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मौलिक ज्ञान देना था। इसलिए एक बार पुनः इस सवाल को सुनते हैं कि युविका प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो वह इसरो से संबंधित है और उसका मुख्य कारण था कि प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा कहा भी गया था कि युवाओं को हम इसरो से या अंतरिक्ष प्रोग्राम से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित आपका यह प्रोग्राम था। यानी कि आंसर आपका जो हो रहा है वह बी हो रहा है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं और यह सवाल हमारा है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है या निर्धारित है। तो दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या अगर हम देखें
तो यह है 40, यानी कि ऑप्शन सी आंसर बन रहा है आपका। और उसमें ऑप्शन ए में 80 आप देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जिसमें सर्वाधिक लोकसभा है, यानी कि सबसे अधिक लोकसभा वाला राज्य अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है, जिसमें 80 लोकसभा सीट है। उसके बाद दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा है महाराष्ट्र, जिसमें सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला दूसरा राज्य कहिए तो वह हो गया महाराष्ट्र, जो कि 48 है। ठीक है। और संभवतः जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 26 लोकसभा सीट वाला जो राज्य है वह आपका गुजरात है। और यहाँ सवाल आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है बिहार के बारे में। तो बिहार में जो लोकसभा सीट की संख्या है वह आपको 40 है। तो यहाँ से दो सवाल हमको देखने के लिए मिल रहा है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो वह उत्तर है, जिसमें 80 लोकसभा सीट है। जबकि दूसरा सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य अगर कहें तो महाराष्ट्र है, जिसमें 48 सीट है। ठीक है, 48 सीट है। इस ढंग से देखते हैं। और हमारे बिहार का क्या है, 40 है। चलिए हम लोग 6 नंबर का सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को यह मनाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सात नंबर का सवाल है कि देखेंगे कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह की अगर हम बात करें तो वह है आपका बुध। ऐसे आप याद रखिएगा, सूर्य से बिल्कुल नज़दीक होने वाला, सूर्य से सटा हुआ है। इसको कर्म वाइज अगर हम याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि सूर्य से बिल्कुल सटा हुआ आपका कोई ग्रह है तो वह कौन सा है, बुध है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात एक बार और बता दूं कि बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है, यानी कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। सवाल पूछे भी जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रहों का उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों बुध का भी उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद आइए हम लोग बी ऑप्शन नंबर देखते हैं। बी ऑप्शन नंबर है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सब में बड़ा अगर कोई है तो वह बृहस्पति है। उसके बाद है शनि। शनि के बारे में जानिए कि यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह अगर किसी को है तो वह शनि को है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2019 से पहले सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कोई था तो वह बृहस्पति था। जबकि 2019 में जब ये पता किया गया तो शनि जो है अब सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया है। तो यहाँ देखेंगे कि शनि के पास जो अभी उपग्रह है उसकी संख्या 82 है, जबकि बृहस्पति का जो उपग्रह है उसकी संख्या 79 है। साथ ही साथ शनि ग्रह को काला ग्रह या दुष्ट ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आठवां सवाल हमारा है कि नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों वह दांडी में है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अगर हम यह सवाल को और थोड़ा बेहतर ढंग से देखें तो दांडी आपको स्थित है गुजरात में। दांडी कहाँ स्थित है, आपको गुजरात में स्थित है। और 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा सत्याग्रह स्मारक को देश को समर्पित किया गया था। तो यह जो है 2019 में तैयार किया गया है और वह देश को समर्पित किया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि सत्याग्रह स्मारक कहाँ है, तो वह दांडी में है और 2019 में यह जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। उसके बाद हमारा है नम्मा क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं इसका नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ है। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है। दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ है,
तो यह 1764 में हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो यह बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया है कि अंग्रेजों और भारतीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। अगर हम कहें कि यह आपका जो बक्सर का युद्ध है वह ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारत की त्रिशक्तियाँ, 3 शक्तियाँ उसमें संलग्न थी। मुगल शासक शाह आलम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम था। यह तीनों एक गुट में थे और अंग्रेज का एक अपना गुट था। हालांकि इसमें भी विजय जो अगर हम देखें तो वह अंग्रेजों का हुआ है। और इस समय का युद्ध का जो नेतृत्व किया गया था वह हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। यानी कि 1700 अगर हम देखें 1764 का बक्सर का युद्ध जो है उसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, जबकि भारत की तरफ से 3 शक्ति थी। शाह आलम जो मुगल शासक थे, अवध का नवाब शुजाउद्दौला थे और बंगाल का नवाब मीर कासिम थे। ये तीनों मिलकर के लड़ रहे थे। एक बात पुनः मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 1757 का जो युद्ध हुआ था, 1757 का युद्ध जो हुआ था उसमें अगर देखेंगे तो अंग्रेजों का जो ये किया गया था, अंग्रेजों का नेतृत्व जो किया था वह क्लाइव के द्वारा किया गया था। इस सवाल को आप पहले देख चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सा तत्व रक्त में पाया जाता है? तो दोस्तों रक्त में आयरन पाया जाता है। यह सवाल आप बार बार सुनते होंगे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है CaSO4 × 2H2O रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों यह जिप्सम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिप्सम का यह रासायनिक सूत्र है। दोस्तों मैं इसलिए यह बना रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा देर के लिए कहीं जा रहे हैं, सफ़र में भी हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप अपना ईयरफोन कान में लगा करके भी सुनेंगे तो आपको बहुत सारा सवाल ध्यान में रहेगा। और प्रायः जो है स्टूडेंट के द्वारा इस प्रकार की बातें देखी जाती है कि वो चलते हुए भी कान में लगा करके सुनते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रकार का सेट आपके साथ कर रहा हूँ। ये तमाम प्रीवियस सेट देने के बाद हम नया सेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक बार पुनः देखते हैं कि CaSO4 × 2H2O रासायनिक सूत्र है किसका? तो दोस्तों यह जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आंसर आपका हो जाता है सी। चलिए 13 नंबर का जो सवाल है दोस्तों ये 2019 में आईफा से संबंधित है, जो कि अब तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इससे संबंधित आप जरूर देखिएगा कि उस 2019 के बाद क्या आईफा का अवार्ड किसी को दिया गया है। अगर दिया गया है तो आप उसे ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग 14 नंबर सवाल को देखते हैं। लेंस की क्षमता है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है यह किसका? लेंस की क्षमता किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। लेंस की क्षमता किससे मापा जाता है? तो डायोप्टर से मापा जाता है। 15 नंबर सवाल है गांधी जी के सचिव कौन थे? तो गांधी जी के सचिव महादेव देसाई थे। ऑप्शन बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज जो है फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आपका आंसर है 16 का। जिसमें देखिएगा कि इसी खोज के लिए उन्हें 1958 में रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? फ्रेडरिक सेंगर को। एक बार पुनः देखेंगे, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा की गई। इसी खोज के लिए उन्हें 1958 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सवाल नंबर 17 है कि किस नदी के तट पर दिल्ली अवस्थित है? तो दोस्तों यमुना नदी के तट पर है, आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट है 18 नंबर, ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो वह भुवनेश्वर है। आंसर डी आपका, ये ऑप्शन डी आपका आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि योनो ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह SBI के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी आंसर होगा आपका, यहाँ पर आंसर होगा आपका सी। योनो ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर का सवाल। नहीं, मुक्त वाहिनी किस देश से संबंधित संगठन है? तो दोस्तों डी, यह डी से है, यानी कि आंसर आपका बांग्लादेश होगा। ऑप्शन डी।
एक बार पुनः सुनेंगे, मुक्त वाहिनी किस देश से संबंधित संगठन है? तो यह बांग्लादेश से है। दोस्तों, जब 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारतीय सेना वहां प्रवेश की थी, तो भारतीय सेना के साथ मिलकर के मुक्त वाहिनी सेना, जो बांग्लादेश की सेना थी या बांग्लादेश को स्वतंत्र करने वाला संगठन था, वह मिल करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा था। चलिए हम लोग देखते हैं 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर का सवाल है, किस राज्य में यगची नदी बहती है? तो दोस्तों यह कर्नाटक में बहती है। ऑप्शन सी आंसर है आपका 21 का। एक बार पुनः हम लोग सवाल को देखते हैं, किस राज्य में यगची नदी बहती है? तो यह कर्नाटक राज्य में बहती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में किसे शामिल किया गया? तो ये तो दोस्तों आप जान ही रहे हैं, राफेल को किया गया था। उस समय के लिए यह करंट अफेयर्स जैसा काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 23 नंबर का। एशिया का पहला निर्यात जोन बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों यह कांडला है। एक बार पुनः सुनेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, यह सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एशिया का पहला निर्यात जोन बंदरगाह कौन सा है? तो यह जो है आपका, यह हो गया कांडला। दोस्तों यह जो हो गया आपका कांडला हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा और आप जान लीजिए कि कांडला गुजरात में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, यह कौन सा बंदरगाह है? तो यह ज्वारीय बंदरगाह है। कभी कभी इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते हैं कि कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? तो दोस्तों यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि वर्ष 2017 में मोदी सरकार के द्वारा इस पोर्ट का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया था। इसलिए यह सवाल बनता है कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कांडला। अगर दूसरा सवाल इसी से बनता है कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है? तो दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह जो है वह आपका गुजरात में स्थित है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 24 नंबर का। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों जौ खरीफ फसल नहीं है। इसमें से आप देखेंगे जौ खरीफ फसल नहीं है, जौ रबी फसल है। बाद बाकी सारा जो है सो खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर है, कौन सा क्रेटर झील है? तो दोस्तों क्रेटर झील से मतलब होता है कि जिस झील का निर्माण ज्वालामुखी के फटने से होता है, ठीक है ना, ज्वालामुखी के फटने से होता है। तो दोस्तों वह झील जो है आपका यह झील जो ये आपका सवाल क्या है? 25 में है सवाल कि कौन सा क्रेटर झील है? तो दोस्तों यह लोनार झील, डी जो है ऑप्शन हमारा होगा डी। लोनार झील कौन सा है? क्रेटर झील है। इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया, यह जो है सो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर का सवाल है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों जब हम पढ़ा रहे थे कनिष्क के बारे में, निश्चित रूप से आपको याद होगा कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी और भारत सरकार के द्वारा इसी शक संवत को अपना राष्ट्रीय शक संवत भी घोषित किया गया है। एक बार पुनः ध्यान में देंगे, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो वह शक शासक कनिष्क के द्वारा, शक शासक नहीं, कुषाण शासक। शक संवत की शुरुआत किसने की? तो कुषाण शासक कनिष्क ने किया। यह कब किया? तो 78 ईस्वी में किया है और भारत सरकार के द्वारा इसी शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 27 नंबर का सवाल। दोस्तों यह जितना सुनेंगे यह आप ही के लिए फायदा कारक होगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में न लोकसभा का, न राज्यसभा का, ना ही विधानसभा का कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। राज्यसभा के निर्वाचन में भाग कौन लेता है? तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य,
जबकि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों से मतलब होता है कि जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। लेकिन आप एक चीज़ जरूर देखेंगे कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं, जब राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है, ये क्या बोलते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया जो लाई जाती है, उसमें ये सारे लोग भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। उनके निर्वाचन में या चुनाव में जो है सो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ ही साथ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, डी होगा। हमारा आंसर डी होगा। आइए हम लोग सवाल नंबर 28 को देखते हैं। कौन सा टेनिस खेल मिट्टी के मैदान में खेला जाता है, तो दोस्तों फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है वह मिट्टी के मैदान में खेला जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। एक बार इस सवाल को पुनः हम लोग सुने कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है मिट्टी पर खेला जाता है, तो यह फ्रेंच ओपन जो है सो आपको मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। कौन सा टेनिस खेल मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 29 नंबर का। यूरिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उर्वरक यानी कि खाद के रूप में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। खाद के रूप में यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यूरिया का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ दोस्तों और यहाँ पर देखेंगे, एक सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, CH4N2O। ध्यान देंगे, CH4N2O, ठीक है, N2O है। CH4N2O, ठीक है। यह है जो दोस्तों यूरिया का जो है सो रासायनिक नाम है, यूरिया का रासायनिक नाम है। उसके बाद आप देखेंगे कभी कभी यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आइए दोस्तों एक बार पुनः हम सवाल को सुनते हैं। यूरिया का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, उर्वरक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, तो उर्वरक के रूप में। कभी कभी आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ यूरिया नहीं दिया हुआ रहेगा, वहाँ CH4N2O दिया हुआ रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, CH4N2O ही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो दोस्तों ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, 5 साल के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दोस्तों हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, एक बार पुनः ध्यान देंगे, सबसे भारी धातु कौन सा है, ऑस्मियम है। जबकि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 34, प्रोटीन बना होता है, दोस्तों प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति में होती है। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति में होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, 1757 में भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, दोस्तों पुनः उसी प्रकार का सवाल आ गया है। हमने आपको बताया है कि बंगाल में गवर्नर जनरल जो हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। जबकि अगर आप देखेंगे
तो ये जो भारत में गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल का ही गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया था, इसकी शुरुआत आपको 1833 के चार्टर एक्ट से शुरुआत होता है, जबकि यहाँ 1757 की बात कर रहा है। निश्चित रूप से यह किताब जो है सर रॉबर्ट क्लाइव को माना होगा, लेकिन यह काफ़ी संदेहास्पद ये सवाल है। इस प्रकार का सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो चलिए हम लोग 37 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 37 का सवाल है, निम्न में से किससे पर्यावरण की हानि नहीं होती है? तो दोस्तों पवन चक्की से नहीं होता, डीजल से होता ही है, पेट्रोल से होता ही है, और पवन चक्की से पर्यावरण को हानि नहीं होती है, क्योंकि इससे जो है सब प्रदूषण नहीं बनता है। लेकिन आप देखेंगे तो डीजल से प्रदूषण होता है, पेट्रोल से प्रदूषण होता है, जिससे पर्यावरण को हानि होता है। और यहाँ पर सवाल है निम्न में से किससे पर्यावरण की हानि नहीं होती है? तो दोस्तों पवन चक्की से नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल। 38 नंबर कहता है कि सिंधु सभ्यता को एक और अलग किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 39 नंबर हम लोग देखते हैं सवाल। 39 नंबर सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। एक बार पुनः सवाल देखेंगे, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए ही महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो है सो 1931 में समझौता हुआ था। तो कभी कभी यह भी सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो वह 1931 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किसके पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित है? दोस्तों तो यह एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के पास इस प्रकार की शक्ति होती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब होता है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति वह शक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय कभी भी सर्वोच्च न्यायालय खुद के द्वारा जो फैसला सुनाया है, उसी फैसला को वह पुनः बदल सकता है। इस प्रकार की शक्ति जो है न्यायपालिका का, वह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाता है। अगर हम बात करें तो यह किसके पास है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलिए 41 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि जितने भी ग्रह हैं सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, केवल शुक्र को छोड़ करके। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर। एक बार पुनः ध्यान देंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कहाँ से कैसे? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि शुक्र घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर। तो सवाल यहाँ पूछे भी जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वह आपका शुक्र ग्रह होगा। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर, जारवा जनजाति का संबंध किससे है? दोस्तों वह अंडमान निकोबार से है। जारवा जनजाति का संबंध किससे है? अंडमान निकोबार से, ऑप्शन डी आंसर आपका होगा। 43 नंबर है, इंडियन पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों चेतन भगत हैं। उसके बाद है 44 नंबर, अशोक के अपने शिलालेख में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। देवनाम, हालांकि यहाँ प्रियदर्शी दिया हुआ है, बहुत सारे किताब में प्रियदर्शी दिखता है। तो अशोक के अपने शिलालेख में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी देवनाम प्रियदर्शी के नाम से उन्हें जाना जाता है, देवनाम प्रियदर्शी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष या प्रथम महिला स्पीकर, तो दोस्तों वह मीरा कुमार है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में। खास करके अगर आप देखेंगे केनिया और तंजानिया के क्षेत्र में इस प्रकार का घास का मैदान पाया जाता है। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। 47 नंबर में है, निम्न में से कौन सी नदी अमेरिका में नहीं बहती है? तो दोस्तों वोल्गा नदी अमेरिका में नहीं बहती है, यह यूरोप की नदी है और यूरोप में बहती है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। मानव शरीर के आमाशय में निर्मित अम्ल है,
तो दोस्तों मानव शरीर के अमाशय में जो निर्मित अम्ल है वह अम्ल आपका HCl है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सो हमारे भोजन को पचाने में काम करता है। तो एक बार पुनः सुनेंगे, मानव शरीर के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। दूसरा सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर में कहाँ बनता है? तो दोस्तों यह अमाशय में बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? तो दोस्तों यह भोजन को पचाने में काम करता है। चलिए नेक्स्ट है, वायु क्या है? तो दोस्तों वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? यहाँ पर देखेंगे वायु क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन बी मिश्रण है। उसके बाद कैरम खेलते समय पाउडर डालने से घर्षण क्या होता है? तो कम होता है। सवाल नंबर 50 है, कैरम खेलते समय पाउडर हम डालते हैं ताकि हमारा स्ट्राइकर और ये जो गोटी होता है वो अधिक ढंग से काम करे। तो यह दोस्तों पाउडर डालने से क्या होता है कि इस पर जो है आपका घर्षण कम होता है। आइए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं, 51 नंबर सवाल को। 51 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? आपने वहाँ पर देखा था दोस्तों, एक सवाल इसी प्रकार का था कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, जिसमें हम लोग जौ को देखे थे, जो कि जौ एक रबी फसल आपका है। जबकि दूसरा आपका सवाल यहाँ पुनः रिपीट हो रहा है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि धान खरीफ फसल नहीं है, जबकि जौ, चना और गेहूँ यह क्या है? रबी फसल है, जबकि धान क्या है? खरीफ फसल है। इसे ध्यान में रखेंगे। इसमें से ये सारे सवाल आपको जो है खास करके ये खरीफ और रबी वाला जो है एक सवाल डाल ही देता है। 52 नंबर है, किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? तो दोस्तों सिंगापुर की मुद्रा रुपया नहीं है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? रुपया नहीं है। बाद बाकी पाकिस्तान, भारत, नेपाल का मुद्रा जो है सो रुपया है। 53 नंबर सवाल देखेंगे तो सम्राट अशोक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ है दोस्तों? तो वह आपको पटना में है। यह पटना में है। यह सवाल पुनः पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें, ओजोन सतह किस मंडल में पाया जाता है? तो दोस्तों यह संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन सतह किस मंडल में पाया जाता है? तो संताप मंडल में पाया जाता है। इससे संबंधित एक वीडियो हमने और भी डाला था, जिस सेट में हम इसके बारे में चर्चा आपको बताए थे। क्षोभ मंडल क्या होता है, आयन मंडल क्या है, संताप मंडल क्या है, इस प्रकार की चर्चा हमने आपसे किया था। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से नहीं मिलता है? तो दोस्तों ताइवान से नहीं मिलता है, बाद बाकी सब देशों से मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। एक बार पुनः सुनेंगे, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से नहीं मिलती है? तो वह ताइवान से आपका नहीं मिलती है। उसके बाद सवाल है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म भारत के पटना शहर में हुआ था। भारत के पटना शहर में हुआ था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 57 नंबर का सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि पुलित्जर पुरस्कार आपको पत्रकारिता और संगीत रचना के क्षेत्र में भी दिया जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। हमारा सवाल है 57, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन हमारा बी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन और भी ध्यान रखेंगे, यह पुरस्कार पत्रकारिता और संगीत रचना के क्षेत्र में भी दिया जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 58 नंबर का सवाल हमारा है, वह सवाल है कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। एक बार पुनः सुनेंगे, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद 60 नंबर का सवाल देखेंगे, कोरियोलिस बल का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों 60 का ऑप्शन ए होगा, ध्रुवों पर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 61, रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों यह रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। रेपो रेट हो या रिजर्व रेपो रेट हो, यह सब जो है सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि 62 का है, वर्ष 2018 में नादिया मुराद को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों नादिया मुराद को जो भी पुरस्कार दिया गया है वह 2018 में दिया गया है। ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लेटेस्ट ज़रूर देखेंगे
कि ये जो आपका नोबेल पुरस्कार है या शांति ये नोबेल पुरस्कार है, ये चूँकि सवाल नोबेल पुरस्कार से संबंधित ही है, तो ये लेटेस्ट में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है, कब दिया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार का सवाल देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट 63 नंबर है, वैष्णव धर्म का राजकीय संरक्षण किस वंश ने किया था? तो दोस्तों गुप्त वंश ने किया था। एक बार पुनः सुनेंगे, वैष्णव धर्म का राजकीय संरक्षण किस वंश ने किया था? तो गुप्त वंश ने किया था, ऑप्शन ए। उसके बाद हिंडन एलिवेटेड रोड किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये सवाल ध्यान में रखने लायक है। हिंडन एलिवेटेड रोड कहाँ बनाया गया है? तो यह आपको उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे? तो भाई ये साराभाई को माना जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, यानी विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी आंसर होगा। उसके बाद है, चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि चौरा चौरी कांड के कारण किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो दोस्तों वह असहयोग आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। एक बार पुनः हम लोग देखते हैं, चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था, और इसी चौरा चौरी कांड के कारण जो है सो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय अवस्थित कहाँ है? तो दोस्तों वह देहरादून में स्थित है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। एक बार पुनः सुने, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वह देहरादून में है। उसके बाद है 68 नंबर का सवाल है आपका, यह सवाल है कि ध्वनि तरंग क्या है? तो दोस्तों ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, इसे अनुदैर्घ्य तरंग के भी नाम से जाना जाता है। यह तरंग निर्वात में गमन दोस्तों नहीं करती है। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ कोई माध्यम नहीं हो, यानी कि अगर हम बात करें यांत्रिक तरंग जब भी गमन करेगी तो किसी माध्यम के थ्रू गमन करेगी, जल थल वायु, जल थल यानी कि ये जो है सो ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस, ये तीनों माध्यम में करेगी जबकि गमन करेगी। लेकिन यह जो है सो ध्वनि तरंग आपको निर्वात में गमन नहीं करती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए 69 नंबर का सवाल है, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया 68 का ए। 69 है, सर्वाधिक प्रोटीन वाला पाया जाता है। दोस्तों सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में, इसे ध्यान में रखेंगे। अगर मशरूम नहीं होता तब निश्चित रूप से यहाँ दाल होता है, दाल में पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में, उसके बाद दाल में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अमृता प्रीतम किस भाषा की कवि थी? दोस्तों ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखेंगे कि कौन सा कवि किस भाषा से संबंधित है। तो 70 का ए आंसर होगा, पंजाबी। अमृता प्रीतम किस भाषा की कवि थी? तो पंजाबी की। आप नाम से भी पता कर सकते हैं दोस्तों, नाम से भी पता चल जाता है कि ये पंजाब की होंगी। नेक्स्ट सवाल है, इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? दोस्तों यह सोन नदी पे है। 71 नंबर का आंसर बी, 71 का बी, इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? तो यह सोन नदी पर है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ऑप्शन ए। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी लोग जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन सी। 74 है, सर्वाधिक विसर्जन होता है किसका? तो दोस्तों गैसों का सर्वाधिक विसर्जन होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी आंसर हो गया। लोकसभा के स्थगन पश्चात प्रथम बैठक को कौन आहूत करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो गया। न्यूटन मात्रक किसका है? तो बल का है, आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन सी हो गया। 77 है, वायु प्रदूषित नहीं होता है। दोस्तों सौर ऊर्जा से नहीं होगा, सौर ऊर्जा से वायु प्रदूषित नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। 78 नंबर देखें, किस घटना के विरोध में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ सवाल पूछ लिया गया है कि चौरा चौरी कांड किस घटना के विरोध में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? तो चौरा चौरी कांड के द्वारा लिया गया। चलिए 78 के बाद हम लोग 79 नंबर का सवाल देखते हैं, निम्न में से किस क्रिया में CO2 नहीं बनती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस नहीं बनता है, ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद है 80, तालाब में सुई किस कारण से नहीं डूबती है? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि ऑप्शन सी हो गया आंसर, इसके कारण नहीं बनता है। 81 नंबर है, प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री दोस्तों इंदिरा गांधी हैं। उसके बाद 82 नंबर सवाल है, कौशाम्बी महाजनपद का प्राचीन नाम क्या है? तो वह वत्स है। कौशाम्बी महाजनपद का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो वह वत्स है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से आपका गणित का सवाल शुरू हो जाता है, तो गणित का सवाल आप लोग खुद बनाइएगा, देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद यहाँ कुछ और सवाल हैं, उसे हम लोग देखते हैं।
तो जैसे कि इसमें है, निम्न में से कौन सा अपसादी चट्टान नहीं है? तो दोस्तों ग्रेनाइट, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ग्रेनाइट क्या है, तो एक आग्नेय चट्टान है। उसके बाद 92 नंबर है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हैं? तो इसमें से आंसर देखेंगे दोस्तों, 92 का आंसर जो आपका हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा डी। 92 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसे आप थोड़ा सा पढ़ करके मिला करके देखिएगा, इससे कई सवाल बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग 93 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। हमने आपको पहले ही बताया कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और अंतिम जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों आपको ध्यान में होगा कि 1857 के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय शासन प्रशासन की बागडोर महारानी के द्वारा ले लिया गया था, तब यह गवर्नर जनरल जो है सो वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग हो गया। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए? तो लॉर्ड कैनिंग हो गए। चलिए 94 नंबर सवाल को देखते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक कौन है? तो दोस्तों राजेश खुल्लर, ऑप्शन ए। उसके बाद 95 है, निम्न में से कौन सा अजैविक है? तो दोस्तों पत्ता, लकड़ी, कागज ये सब जैविक है, जबकि कांच अजैविक है। उसके बाद 96 है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है, ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स का है। दोस्तों निश्चित रूप से एक बार आप सुनेंगे, हालांकि आंसर सहित हमने आपको यह दिया है, पुनः बना करके देखिएगा और जो चाहे मिलाना तो मिला करके देखिएगा आपका कितना बन रहा है। इस ढंग से हम आपके सामने जो है टोटल जो लाएंगे वो प्रीवियस ईयर का जो सवाल आपका होगा दोस्तों, यह आपको हम देंगे लगभग 5 सेट तो ज़रूर देंगे। 5 सेट हम आपको देंगे, 7 सेट हम आपको देंगे, यानी कि 2021 से 2018 के बीच तक का आपको हम सवाल देंगे। आप इसको देखिएगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, जिसमें हिंदी का एक अलग सेट होगा और उसके बाद जो है सो जीएस का अलग सेट होगा। चलिए दोस्तों थैंक यू। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो निश्चित रूप से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।